वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 29 दिसंबर 2021 और 29 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा चक्र नामक एक मोबाइल ऐप को भी हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा कह सकते हैं लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ों को कमेंट बॉक्स में आप लिखें। और एक यहाँ पर यह ध्यान रखें जो लोग बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जिसमें 950 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे समग्र विश्लेषण के साथ। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी बिहार करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा दरभंगा जिले में भी हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। लेकिन हमारे किसी भी विकल्प में दरभंगा नहीं दिया गया है, तो इस आधार पर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि इनमें से कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि दरभंगा में 25 से 26 दिसंबर को लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। आपको ध्यान रखना ये बिहार के दरभंगा जिले में इसका आयोजन हुआ 25 से लेकर के 26 दिसंबर के बीच। हमने यहाँ पर इस प्रदर्शनी के बारे में कुछ चीज़ों को डिटेल में लिखा है कि इस प्रदर्शनी में 250 प्रकार के दुर्लभ फूलों, पौधों और कैक्टस को प्रदर्शित किया गया और इसके अलावा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों की पर्यावरण पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर इस प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो 250 प्रकार के दुर्लभ फूल, पौधे और साथ साथ कैक्टस को प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि इस प्रदर्शनी में आकर्षक पौधों को किंग ऑफ द शो, क्वीन ऑफ द शो, प्रिंसेस ऑफ द शो और प्रिंस ऑफ द शो का पुरस्कार दिया गया। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए, तमाम चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी भी करंट अफेयर्स की, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। इस चैनल के साथ बस आप लोग बने रहें। हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में या फिर बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज अर्थात सनातन की पढ़ाई शुरू होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हिंदू स्टडीज अर्थात सनातन धर्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में नए साल अर्थात 2022 से प्रारंभ होगी। इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में नए साल से हिंदू स्टडीज अर्थात सनातन की पढ़ाई शुरू होगी। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई थी और इसको लेकर के कार्य भी स्टार्ट हो चुका है। 17 जनवरी 2022 से इस कोर्स की विधिवत पढ़ाई शुरू हो जाएगी और इसके लिए स्नातकोत्तर हिंदू स्टडीज सनातन में प्रथम बैच के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस पढ़ाई के तहत अगर हम बात करें वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय शामिल होंगे। इन सारे विषयों की आप कह सकते हैं अध्ययन होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, हिंदू स्टडीज को क्यों इसमें शामिल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने इसके उद्देश्य की चर्चा किया कि इसका उद्देश्य छात्रों को प्राच्य सभ्यता संस्कृति अर्थात ओरिएंटल सिविलाइजेशन कल्चर के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत कराना है। और बात करें अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की तो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह है। ये ध्यान रखिए। चलते हम तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 जारी किया है। इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि जीजीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है, यानी कि शासन की स्थिति को प्रदर्शित करता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और इस इंडेक्स की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो 2020-21 में इसमें प्रथम स्थान पर आया है गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर आया। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। और इस बार जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले की तुलना में 20 राज्यों के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सुधार हुआ है।
और नेक्स्ट पॉइंट जो कि बिहार के दृष्टिकोण से है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके तहत सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में गोवा पहले और बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में बिहार को कौन सा स्थान मिला है। तो बिहार को दूसरा स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर है गोवा। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने, देखिए यहाँ पर राज्य सरकार नहीं बल्कि यहाँ पे सिर्फ सरकार होना चाहिए, राज्य की यहाँ पे बात नहीं होगी। किस सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पे मैंने राज्य शब्द को इसलिए काटा है क्योंकि ये जो घोषणा भी हुई है ये केंद्र सरकार की मतलब ये घोषणा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 2022 यानी कि अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और अगले पॉइंट में हमने यहाँ पे ये लिखा कि इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में 15 साल या फिर उससे अधिक उम्र के निरक्षर को साक्षर बनाना उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ इसे अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे बात है साक्षरता की। अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में साक्षरता के दृष्टिकोण से जो कह सकते हैं सबसे साक्षर जिला ये रोहतास जिला, चाहे वो ओवरऑल श्रेणी की बात करें चाहे फिर महिला पुरुष किसी भी श्रेणी की हम बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का रोहतास जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक था। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साक्षरता की, तो भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। वहीं पे अगर हम बात करें सबसे कम साक्षर राज्य की, तो बिहार राज्य में कम साक्षरता दर है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, अभी हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि आने वाले 8 सालों में अर्थात कह सकते हैं 2030 तक, ये आंकड़े आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 2030 तक राज्य में 100% यानी कि 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये घोषणा भी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा हुआ था। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा यहाँ पर 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है। यह घोषणा भी हाल ही में हुई और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Z+ सुरक्षा इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है और वीआईपी सुरक्षा को लेकर के पहली बार सीआरपीएफ ने 32 महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है। ये ध्यान रखें, इसी को लेकर के अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने 32 महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी तैयार की है और इसको लेकर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मतलब कह सकते हैं घोषणा की है कि Z+ सुरक्षा में अब महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ साथ ही साथ बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आगामी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑनलाइन माध्यम में, तो यहाँ पर आप डेली एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और यहाँ पर यह ध्यान है कि इसके अलावा जो डेली बेसिस पे आप यहाँ पे करंट अफेयर्स देखते हैं उसका आपको यहाँ पर डेली नोट्स और साथ ही साथ मंथली नोट्स भी आपको मिलता है। और इसके अलावा और भी कई सारे नोट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलता है। तो आप लोग बेहतर तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कम कीमत पे अभी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में क्रिसमस और नए साल के अवसर पर एक ऑफर चल रहा है, तो आप इसका लाभ उठा के इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको यहाँ बेहतर चीजें देना कम कीमत पर, ताकि अधिक से अधिक लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। और इसके लिए मैंने बहुत दिनों से कार्य भी आपके लिए किया है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि फ्लिपकार्ट पे एक थर्ड पर्सन के द्वारा कर सकते हैं, एक हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका मतलब कर सकते हैं जीरोक्स को सेल किया जा रहा है 1100 रुपये में। फ्लिपकार्ट पे जब आप बीपीएससी मेकर लिख के सर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा एक जीरोक्स वर्जन में मतलब कर सकते हैं टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा है उसका वहां पर आपको 1100 रुपये में परचेज करने के लिए बोलेगा। आप एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखें, बीपीएससी मेकर का ऑफिशियल ऐप और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर यूट्यूब के चैनल के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आपको इन दोनों के अलावा किसी अन्य जगह पे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसी जगह पे पेमेंट करते हैं तो ये आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए आप सीधे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे कोर्स के रिलेटेड तमाम जानकारी होती है। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है डायरेक्ट उस पर भी आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम में पेमेंट करने से आप लोग बचे, इससे आपको फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको 399 रुपया में दे रहा हूँ ऑनलाइन और साथ साथ PDF फॉर्मेट में, वही चीज़ आपको जीरोक्स वर्जन में फ्लिपकार्ट पे 1100 रुपये मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है और मार्केट में बहुत सारी जगह पर आपको इस तरह के जीरोक्स देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है, कुछ किसी प्रकार की हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो मार्केट में बुक हमारा चलता है उसमें मतलब कर सकते हैं हम लोग उसे लॉन्च करते हैं, जो पब्लिकेशन है HD पब्लिकेशन उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? ये शुरुआत अभी हाल ही में जो किया गया, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है और इसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालयों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुंचेंगे और लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों का उपचार करना है। अगर हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य की, तो आर्थिक रूप से निर्धन और कमजोर लोगों का उपचार करना ही इस मतलब कह सकते हैं योजना का उद्देश्य है। अब यहाँ पे हमारा अगला है सातवां प्रश्न। यह प्रश्न है, किस आईपीएल टीम ने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ब्रायन लारा को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को अगली आईपीएल सीजन का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है ब्रायन लारा। अब यहाँ पर बात आई है आईपीएल की, तो आईपीएल के बारे में जानने से पहले कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे टी20 क्रिकेट के इतिहास से लिखा है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझिए। पहला पॉइंट हमने लिखा है, क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप टी20 की शुरुआत 2005 में हुई थी। टी20 क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी और इसके बाद 2007 यानी कि 2 साल बाद इसके बाद पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था। और यहाँ पे हमने देखिए अगले पॉइंट में लिखा कि पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेला गया था। यहाँ पे हम टी20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि टी20 मैच की बात कर रहे हैं। पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जो खेला गया था ये 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेला गया था। इसी में हमारा अगला पॉइंट है, जबकि क्रिकेट के इस फॉर्मेट में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराकर पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में। ये ध्यान रखेगा, 2007 में इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड कप खेला गया था और इसमें 6 रनों से हरा करके भारत ने पाकिस्तान को और ये वर्ल्ड कप को अपने नाम किया था। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि वेस्टइंडीज अब तक 2 बार यानी कि 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। एकमात्र टीम है वेस्टइंडीज जो कि 2 बार इस कप को अपने नाम किया, यानी कि टी20 सीरीज के जो कप होते हैं तो उसको अपने नाम किया है। अब यहाँ पे बात है आईपीएल की, तो आईपीएल से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हमने ऐड किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आईपीएल की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग भारत में एक टी20 क्रिकेट लीग है जो कि आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच 8 टीमों द्वारा भारत के 8 अलग अलग शहरों या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी तथा पहला टूर्नामेंट वर्ष 2008 में खेला गया था। 2007 में स्थापना हुई थी लेकिन पहला टूर्नामेंट इसका 2008 में खेला गया था और वर्ष 2021 का आईपीएल का 14वां संस्करण था। 2022 में जो आईपीएल का संस्करण होगा ये 15वां संस्करण होगा। और अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 का प्रीमियर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 के आईपीएल संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस थे जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम से थे। वर्तमान चैंपियंस की अगर बात करें तो वर्तमान चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग जो कि 4 बार इस खिताब को यानी कि आईपीएल के खिताब को 4 बार अपने नाम कर चुका है। लेकिन सर्वाधिक बार किस टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया? इसका राइट आंसर होगा मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 5 बार आईपीएल के ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में 19 दिसंबर 2021 को किस देश ने घोषणा किया है कि वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये घोषणा अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई सरकार ने 19 दिसंबर 2021 को यह घोषणा किया है कि अब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाएगा। इसका राइट आंसर होगा यूएई। अब चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की जो भोजपुरी मतलब कह सकते हैं इंडस्ट्री है, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं सेंसर की बात चल रही है। वर्तमान समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई सेंसर नहीं है। अगर ये सेंसर होता तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी गंदगी ना फैलती। तो इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, हो सकता है बहुत जल्द ही भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सेंसर लागू हो। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में हालांकि चर्चा हुई थी, यूएई ने अभी हाल ही में सेंसर नहीं लगाने का घोषणा किया है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि राज्य सरकार ने हाल ही में महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है?
इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इसका जो भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है और यह उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कि कटक जिला में महानदी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 3.5 किलोमीटर इस पुल की लंबाई होगी, जिसका नाम है टी सेतु। हमने यहाँ पर इस बारे में लिखा है इस पुल को अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया, इसीलिए इसे टी सेतु कहा गया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा यही है। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट हमने लिखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से 1987 में LLB करने के बाद संजय मिश्रा 1988 में बोलांगीर जिला कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया था। ये यहाँ से आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने चर्चा की है पटना उच्च न्यायालय की, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था और साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की होने की जो आयु है यह है 65 वर्ष। पहले जो ये आयु थी ये थी 62 वर्ष, अब इसे बढ़ा करके 65 वर्ष किया गया है, ये याद रखिए। चलते हैं 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स एडरसन इसका सही उत्तर होगा और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आप जहां पर देख रहे हैं यही है जेम्स एडरसन। अब यहां पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार या फिर कह सकते हैं 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाला वह पहला क्रिकेटर बना है। अगले पॉइंट में हमने जेम्स एडरसन की उपलब्धियों की चर्चा की है कि इसके अतिरिक्त वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 634 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज भी हैं और उन्होंने अब तक खेले गए 167 टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है, ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि निम्न में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, आपको ध्यान रखना है कि राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडमान निकोबार। आपको यहां पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपनी लक्षित आबादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाला यह पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू यहाँ से आप लोग भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान है कि 68वीं का कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस चैनल के माध्यम से एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कर सकते हैं बैनर में जो इमेज लगा है आप वहाँ पर देख पाएंगे 68वीं के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। उस बैनर पर क्लिक करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।